Hello, good morning students. Today we are here to discuss chapter number 12 thermodynamics, in which in the last video we have discussed about thermal equilibrium, internal energy, adiabatic wall, isothermal diathermic wall, heat. The next point is वर्क. वर्क क्या होता है बेटा? आपका कोई भी जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसमें दो टाइप का वर्क होता है. फर्स्ट ऑन द सिस्टम, सेकंड बाय द सिस्टम. जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर हमने किसी एक कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा बेटा? दिस इज नोन एज ए सिस्टम. अब क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर आपकी गैस भरी है. अगर आपने बाहर ऊपर ये पिस्टन लगा है, अगर आप बाहर से इस पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया है. उस केस में आपका ऑन द सिस्टम वर्क होगा. एंड इफ दिस गैस एक्सपेंड बाय इटसेल्फ, हमने इस गैस को नीचे से किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू हीट दी है, इसके टेम्परेचर को राइज किया है, तो ये गैस एक्सपेंड करेगी. इन दैट केस यू विल से कि ओ बाय द सिस्टम होगा. हमने माना कि ये जो हमारा है, यहाँ पर प्रेशर हमने P ले लिया है, इसका एरिया A ले लिया है. गैस के जो पार्टिकल्स है जब वो एक्सपेंड करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर इनिशियली था, फाइनली आपकी गैस या पिस्टन यहाँ पहुंच गया है. सो द डिस्प्लेसमेंट इज dx. देन द फोर्स दैट विल बी exerted by the gas on the piston is known as F equal to PA. अब उससे आगे हम देखते हैं बेटा, पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम डिस्टेंस दैट इज dx, इससे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है. इट मीन्स पिस्टन बाहर जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. तो अगर हम वर्क डन, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द गैस होगा. उस केस में हम क्या बोलेंगे बेटा? dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx. अगर हम स्मॉलर उस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए जितना हमारे सिस्टम ने वर्क किया है दैट इज dw, दैट विल बी इक्वल टू एफ इंटू dx. हम f को लिखेंगे, क्या ऊपर देखा हमने? p इंटू a इंटू dx. अब a इंटू dx ये किस चीज की डायमेंशन है बेटा? A that is area, dx that is displacement by which the piston is moving upward. So A into dx volume की dimension हो गई. This can be written as dv. So dw is equal to P into dv. Now initially let us suppose the volume of the gas is Vi, finally the volume of the gas is Vf. So how can you find out the whole work? That will be integration of the small particles of small amount of work from Vi to Vf. That will be Vi to Vf dw. When you will write it here, dw will be equal to P dv. P may be constant or variable, anything. नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इंडिकेटर डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम आपके क्या होते हैं? अभी हम आगे की जब चीजें पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे. तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व है दैट इज बेसिकली नोन एज इंडिकेटर डायग्राम. ये जो कर्व है बेटा, इसकी हेल्प से हम अपने उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? एरिया जो बाउंडेड होगा बाय द पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया है दैट इज वर्क डन. सो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ दैट विल बी वर्क डन. अभी अभी हमने ऊपर चेक किया, Vi टू Vf P dv. अगर हमारा सिस्टम एक्सपेंड करता है, इन दैट केस हमारा वॉल्यूम फाइनल ज्यादा होगा रेदर देन इनिशियल वॉल्यूम में. तो आप क्या बोलोगे? Vf इज ग्रेटर देन Vi. जब यहाँ पर Vf ज्यादा होगा, Vi कम होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट. When final limit is more, lower limit is low, then the term will come positive. So in that case you can say the work done will be positive. So when the system expand, work done will be positive. जब contract करेगा तो final volume कम होगी. कम होगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा बेटा? वर्क डन नेगेटिव होगा. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई. अब हम इससे आगे देखते हैं.
ये आप देखिए P और ये V, हमने y एक्सिस पे प्रेशर लिया है, x एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है। इन दोनों के बीच में अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं तो ये I से लेके F इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो एरो है दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। नाउ व्हाट यू विल से ये Vi था, ये Vf है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, Vf इज ग्रेटर देन Vi। तो हमने क्या देखा, W कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। इन दिस केस यू कैन सी PV में अंदर हमारा Vf कम है, Vi ज्यादा है। एरो की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस किधर जा रहा है, तो उस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे देखेंगे, हमने देखा अभी कि वर्क डन जब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक बार वर्क डन आपका पॉजिटिव हो रहा है, एक बार आपका वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। इन द सेम वे आपका हीट भी होता है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटरनल एनर्जी बताया था, देन आई टोल्ड यू इंटरनल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, बट वर्क डन एंड हीट आर पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। अब अगर हमारा केस नेक्स्ट आता है बेटा किस चीज का, साइक्लिक प्रोसेस। हमारा जो पीवी कर्व जो है इंडिकेटर डायग्राम में, वो साइक्लिक प्रोसेस भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे बेटा कि हमारा वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसके अंदर एरो की हेल्प से हम डायरेक्शन बताएंगे। जब आप डायरेक्शन बताओगे तो आप क्या बोलोगे बेटा, अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इन दैट केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका नेगेटिव होगा। और एरिया तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे, डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये सिंपली एक ट्रिक है, आप पूरा प्रोसेस करेंगे उसकी हेल्प से भी आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं बेटा कि इनकी एक समरी ले लेते हैं कि हमारे वर्क की और हीट कब आपका पॉजिटिव होगा, कब आपका नेगेटिव होगा। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो बाय डूइंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव होगा। अभी अभी हमने चेक किया, एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी बाय द सिस्टम, या सिस्टम इज डूइंग वर्क पॉजिटिव। हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट दे रहे हो, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स डेल्टा क्यू पॉजिटिव। हीट टेकन आउट मीन्स ले रहे हो, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव हो गया। तो ये सब बातें हमने करी बेटा किसके बारे में, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा क्या कहता है, इससे पहले हमने जीरोथ लॉ देखा था। जीरोथ लॉ में हमने देखा था कि कोई भी दो सिस्टम अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड सिस्टम के साथ में, तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, उनके बीच में आपका एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो हीट गिवन इज आइदर यूज्ड, अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दी है तो वो हीट किस किस चीज में काम आएगी। हमने बर्नर ऑन किया, गैस ऑन किया, आपका कोई भी चीज है वो बॉईल हो रहा है, हीट हो रही है। एनर्जी जो हीट गिवन है वो किस किस चीज में काम आएगी बेटा, एक्सटर्नल आपने वर्क किया या फिर इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है, इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आपका जो हीट है वो दो काम कर सकता है, आइदर वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा क्यू हमने हीट से रिप्रेजेंट किया है, इट मींस चेंज इन हीट, और डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी इंटरनल एनर्जी है, और डेल्टा डब्ल्यू आपका क्या है बेटा, वर्क डन है। तो आप क्या कहेंगे, change in internal energy is delta U, work done by the system on the surrounding is delta W. So this is the statement of first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. अब इससे आगे हम क्या देखेंगे बच्चों, हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, J/K, जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी को अगर हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा
T। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, J जूल पर मोल पर केल्विन, क्योंकि हमने देखा था कि जो आपका मोल होता है दैट इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट, तो उसकी यूनिट हमें मोल की टर्म में ही लिखनी पड़ेगी। अब हम इससे आगे बात करते हैं बेटा कि अगर किसी सॉलिड के अंदर n एटम्स हैं, अब वो जो n एटम है, हर एक एटम को जब हम हीट देते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन के अप्रोक्स क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वो लेफ्ट में भी जाएगा, राइट में भी जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो कितनी होती है, एक डायरेक्शन में 1/2 kb इंटू टी। kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। वो लेफ्ट में भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर डायमेंशन के अलोंग लेट अस सपोज एक्स एक्सिस, वो लेफ्ट में भी जाएगा और राइट में भी जाएगा। मतलब कि एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल एनर्जी आपकी एड ऑन हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 1/2 kBt। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, kBt होगी। अगर हम एवरेज एनर्जी की बात करते हैं 3 डायमेंशन सिस्टम में, तो एवरेज एनर्जी में हमारी 3 डायमेंशन हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि kBt अगर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया है तो x, y और z तीनों का kBt, kBt and kBt, the sum will be 3 kBt. If we will go for 1 mole of a solid, in that case 1 mole में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। सो जो ये एनर्जी है उसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 kBt इंटू Na, दैट इज 3RT। Na इंटू kb, Na इज एवोगैड्रो नंबर, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज R। अब हम बात करते हैं बेटा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा क्यू आप क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इंटरनल प्लस पी डेल्टा वी। हमने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया है और सॉलिड के केस की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सॉलिड के केस में हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम होता है that is very small, that is negligible. So you can neglect delta V term, then delta Q will be equal to delta U internal. तो अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होता है, और डेल्टा Q को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा U इंटरनल अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा U इंटरनल कितना आया, 3RT अपॉन डेल्टा T। अगर इनिशियल टेम्परेचर 0, फाइनल टेम्परेचर T, तो difference in temperature will be T minus 0, that is T। तो C will be equal to 3R। तो ये हमारा रिलेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और R के अंदर। तो C हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 3R हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वही होगी हमारी बेटा, वाटर का टेम्परेचर हम 1 डिग्री से अगर राइज करेंगे तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बेटा हमें 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का चाहिए। दिस इज जस्ट 1 डिग्री, बट जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उसके बाद हमें पता चला कि अगर हम 1 ग्राम केल्विन, 1 ग्राम अमाउंट जो है हमारा उसके वाटर का, अगर हम उसको 14.5 से 15.5 के बीच में राइज करते हैं तो उस केस में जितनी हीट रिक्वायर होती है, ये देखिए ग्राम में लिया है, इट मीन्स कि सीजीएस यूनिट ली है, तो जितनी हीट रिक्वायर होगी बेटा वो 1 कैलोरी के इक्वल होगी। और वाटर की हीट कितनी है, 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। अब ये तो हमने सीजीएस में लिया, अगर आपको चाहिए कि आप इसको जूल में ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर है 1 कैलोरी, दैट इज हीट एनर्जी की टर्म है, और उसको आप 4.2 जूल के नियर अबाउट इक्वल होता है। डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, डिपेंड ऑन योर यूनिट, किस फैक्टर में आपको चाहिए, तो आप इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई बेटा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन है। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।